जैसे का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते का पहला मनी सेंट्रल तैयार है ढेर सारी खबरों के साथ। सोमवार को दरअसल खबरें ज़्यादा होती हैं क्योंकि 2 दिन की खबरें होती हैं। शुक्रवार के शाम से लेकर और सोमवार के दोपहर तक की जो खबरें होती हैं वो हम शामिल करते हैं मनी सेंट्रल में। तो आज खबरें बहुत सारी हैं। खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि कौन सी खबरों को आज हमने शामिल किया है मनी सेंट्रल में। शुरुआत करेंगे चीनी की खबर के साथ। क्यों महंगी होने लगी चीनी? बीमा के विज्ञापनों पर सख्ती की तैयारी, क्या सख्ती हो रही है, क्या प्रस्ताव दिया गया, इस पर बात करेंगे। क्यों नहीं बिक पाई सरकारी कंपनियां, टारगेट से पीछे रह गई सरकार। बजट में बोलकर भी नहीं बिक पाई कंपनियां, क्यों नहीं बिक पाई ये जानेंगे। पेटीएम के नतीजे क्या बता रहे हैं। अदानी ने क्यों कतरे परियोजनाओं के पर कैपेक्स घटा दिया, अदानी समूह ने क्यों घटाया कैपेक्स, कितना घटाया ये कैपेक्स, इसको समझेंगे। और भारतीय रुपया लेकर क्या फंस गया रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। इस बयान के बड़े मायने हैं। क्या ये मायने हैं, क्यों रूस फंस गया, कितना पैसा बैंकों में पड़ा है, कैसे इसको निकाला जाएगा, आगे रुपए को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए स्थापित करने की जो कोशिशें थी उन पर कितना झटका लगेगा, ये आज दिन की सबसे बड़ी खबर है। खबरें कुछ और भी हैं। खबरें हैं सरसों के तेल को, खबरें हैं गोफस से जुड़ी, खबरें हैं वॉरेन बुफे के स्पीच से जुड़ी, क्या कुछ और है खास, आप देखिए ये मनी सेंट्रल। शुरुआत लेकिन चीनी की खबर के साथ ही करते हैं। देश में इस साल चीनी का उत्पादन घटने की वजह से चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बीते 1 महीने में कई मंडियों में चीनी का थोक भाव 3900 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया है। अब अगर थोक भाव में चीनी 39 रुपए किलो बिक रही है तो खुदरा में तो कीमतें ज्यादा होंगी ही। इसका असर रिटेल भाव पर भी पड़ सकता है। इस साल देश में चीनी उत्पादन करीब 9% घटकर 327 लाख टन अनुमानित है। पिछले साल चीनी का उत्पादन 357 लाख टन हुआ था। सर, यह है घरेलू बाजार का हाल। ग्लोबल मार्केट में भी क्या ऐसी स्थिति है? शुभम, चीनी या गन्ने का उत्पादन वो पहली फसल है जिसका असर एल नीनो से नापा जाता है। और एल नीनो आने की संभावना जैसे जैसे बढ़ रही है, यानी इस साल तापमान बढ़ने और मानसून में कमजोरी की संभावना बढ़ रही है, पूरी दुनिया के चीनी बाजार में उथल पुथल दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी, वहाँ चीनी की कीमतें 11 साल के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई हैं। और इसकी 2 बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माना जा रहा है कि दुनिया में चीनी के जो 2 बड़े सप्लायर हैं एशिया की तरफ से, भारत और थाईलैंड, यहाँ दोनों जगह मानसून कमजोर होने से और एल नीनो के असर से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ सकता है और यील्ड में कमी आ सकती है। और इस कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की आपूर्ति कम रहेगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की दृष्टि से, जैसा शुभम ने आपको बताया, कि करीब 9 से 10% कीमतें महंगी हो चुकी हैं। भारत लगभग एक्सपोर्ट पर ब्लैंकेट बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, यानी भारत की तरफ से इस साल चीनी के निर्यात की उम्मीद ना के बराबर है। और ये एक और बड़ी वजह है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता खोला है। तो 11 साल के सर्वोच्च स्तर पर चीनी की कीमतें हैं पूरी दुनिया में। भारत में करीब 10% चीनी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर है कि मानसून कैसा रहता है। हालांकि अगर मानसून बेहतर हुआ या एल नीनो का असर सीमित रहा, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है, तो चीनी की कीमतों में गिरावट आएगी। नहीं तो फिलहाल ये गर्मी का मौसम, जब चीनी की मांग सबसे ज़्यादा होती है, भारत में आमतौर पर चीनी की मांग सबसे ज़्यादा होती है इस समय, तब चीनी की कीमतें महंगी रहेंगी, चीनी कड़वी रहेगी महंगाई के कारण। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन सरसों का भाव गिर रहा है और ये गिरकर अपने समर्थन मूल्य के नीचे भी आ गया है। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज की वजह से मंडियों में सरसों का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से बहुत नीचे पहुंच गया। भाव में ये गिरावट कुछ राज्यों में सरसों की सरकारी खरीद के बावजूद देखी जा रही है। सरकार ने इस साल सरसों के लिए 5450 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, जबकि सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान की मंडियों में भाव 5000 रुपए से भी नीचे है। शुक्रवार को 2 बड़ी मंडियों की अगर बात करें तो शुक्रवार को राजस्थान की 12 और कोटा मंडी में औसत भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल देश में रिकॉर्ड 128 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। सरकार ने भी किसानों से करीब 27 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। शुक्रवार तक सरकार की ओर से 4.7 लाख टन की खरीद हो गई है, लेकिन इस खरीद के बाद भी भाव पर दबाव बना हुआ है। सर, सरसों की कीमतों में गिरावट की कोई और वजह भी है? सरसों की कीमतों में गिरावट की एक वजह आयात है और इसका कीमतों को अगर करीब से देखें तो इस समय सरसों की कीमतें बाजार में 2 साल के न्यूनतम स्तर पर हैं। पिछले साल नवंबर में कीमतें 6500 से 7000 रुपये के आसपास थीं, लेकिन अब हम 5000 रुपये पर क्विंटल के आसपास की कीमतें देख रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। सरसों का बाजार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से जुड़ा हुआ है, जैसे हमने चीनी की कीमतों पर भी बात की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में पाम ऑयल और सोयाबीन की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है दुनिया के बाजारों में। भारत में कंपनियों को कीमतें कम करने के लिए कहा गया है। भारत में खाद्य तेल की कीमतें घटाई भी गई हैं। ये पूरा माहौल
सरसों की कीमतों की या सरसों की को बाजार में मिलने वाली कीमतों के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सरसों बिक रही है। यानी सरसों किसानों को इस साल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मौजूदा व्यवस्था में। और अगर कच्चे तेल क्रूड पाम ऑयल का या सोयाबीन ऑयल का आयात आने वाले समय में और बढ़ता है और इसकी कीमतों में और ज़्यादा कमी आती है, तो फिर भारतीय बाजार में तिलहन की कीमतें और ज़्यादा दबाव में रहेंगी, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। बीमा क्षेत्र से जुड़ी आज दो खबरें हैं। पहली है विज्ञापन को लेकर और दूसरी है इंश्योरेंस की कॉस्ट को लेकर। बीमा रेगुलेटर IRDA ने बीमा से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया। बीमा कंपनियों के लिए प्रचार अभियान अब सख्त होने वाले हैं, क्योंकि रेगुलेटर ने बीमा विज्ञापन के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव में, यह अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन दूसरी खबर पहले आपको बता दें। भारत में कंपनियों और वाहन बीमा के लिए इंश्योरेंस महंगा होने वाला है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में मौसम संबंधित ग्लोबल घटनाओं की वजह से री इंश्योरेंस कंपनियां काफी प्रभावित हुई हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी इंश्योरेंस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सर, पहला सवाल ये कि विज्ञापन नियमों में जो प्रस्ताव है उनमें क्या सुझाव दिए गए हैं? IRDA ने पहली बार बीमा कंपनियों के विज्ञापनों पर सख्ती की है। यानी अब इन नए नियमों को लागू होने के बाद बीमा कंपनियां कुछ भी कहकर कुछ भी बेचकर नहीं ले जाएंगी, और इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे समझना जरूरी है। IRDA ने अपनी नई व्यवस्थाओं में प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी को बीमा कंपनियों के विज्ञापनों पर अंतिम मंजूरी की जिम्मेदारी दे दी है। इसका अर्थ समझना जरूरी है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी ही ये तय करेगी कि उस विज्ञापन में क्या वादा किया जा रहा है, क्या सूचना दी जा रही है, और जो एक्चुरियल नियम है उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं। हर बीमा कंपनी को अपने यहाँ एडवर्टाइजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट कमेटी एडवर्टाइजमेंट के मसौदे को और बाकी चीज़ों के प्रस्तावों को प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी के पास लेकर जाएगी, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी जब उसे मंजूर करेगी तब वे विज्ञापन जारी होंगे। इसके अलावा विज्ञापनों की सूचना उस बीमा कंपनी की वेबसाइट पर भी देनी होगी। पूरी कोशिश ये है कि एडवर्टाइजर्स जो बीमा कंपनियों के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं, वो आमतौर पर एजेंसियाँ करती हैं या बीमा कंपनियों के प्रचार विभाग करते हैं, और वे अपने विज्ञापनों में कुछ ऐसी बातें शामिल करते हैं जो प्रोडक्ट की वास्तविकता से मेल नहीं खाती हैं। इस सख्ती के बाद आपको आने वाले समय में भारत में बीमा कंपनियों की तरफ से आने वाले विज्ञापनों में काफ़ी बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि IRDA ये चाह रहा है, भारत का बीमा नियामक ये चाह रहा है कि प्रोडक्ट में जो कहा गया है, प्रोडक्ट में जो दिया जा रहा है, उसी का प्रचार किया जाए। बीमा में किसी तरीके की स्यूडो या छद्म या जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है वो ना हो। इसलिए आने वाले समय में भारत में बीमा के विज्ञापन बदलेंगे। सर, इंश्योरेंस कॉस्ट कितनी बढ़ सकती है? ये दुनिया में ब्याज दरें महंगी होने के कारण पूरी दुनिया में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए री इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है। बीमा कंपनियां अपने कारोबार के लिए री इंश्योरेंस लेती हैं, रीफिनांस कराती हैं। ये माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में मोटर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस की कॉस्ट में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी आई हुई है री इंश्योरेंस की कॉस्ट में, क्योंकि कंपनियों के लिए कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। और इस नतीजे के तौर पर भारत में इंश्योरेंस प्रीमियम 10% तक महंगे हो सकते हैं। खासतौर से मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी बीमा के वर्गों में भी 8 से 10% की बढ़ोतरी दिखाई देगी, ऐसा लगता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में बीमा प्रीमियम की महंगाई पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है बीमा प्रीमियम में। इस बार फिर यह साल ऐसा जाने वाला है जब आपको मिलने वाला बीमा महंगा होगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से अच्छा परफॉर्म करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम को ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने के लिए जो योजना प्रस्तावित है, उसके तहत 2 तरीके के विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प ये होगा कि या तो ग्राहक फिक्स फीस दे दें या वेरिएबल आधार पर फीस वसूली जाएगी। हालांकि फीस वसूलने के लिए रेगुलेटर की मंजूरी लेनी होगी। सर, क्या मॉडल है ये 2 तरीके के जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं? सेबी एक नई व्यवस्था लेकर आ रहा है जिसमें यह प्रपोज किया जा रहा है कि 2 तरीके के स्तर से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की फीस वसूली जाएगी। जैसे हमने पिछली बार बात की थी, पिछले सप्ताह भी जब यह प्रस्ताव चर्चा में आया था तब ये माना गया था कि सेबी ये चाह रही है कि जो ने प्रस्ताव रखा है कि जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनसे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, उन्हें थोड़ी अतिरिक्त फीस वसूलने की सुविधा दी जाए। मॉडल लगभग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसा है, जो PMS सर्विसेज जैसा है, जिसमें कि एक बेसिक एक्सपेंस रेशियो निर्धारित किया जाएगा हर म्यूचुअल फंड के लिए, और उस एक्सपेंस रेशियो के अलावा जो रिटर्न होगा उस म्यूचुअल फंड पर, उसे उस म्यूचुअल फंड को अपना बेहतर परफॉर्मेंस फीस लेने की छूट दी जाएगी। हालांकि इंडस्ट्री से कैसे लेगी, उद्योग में से कैसे लिया जाएगा, क्योंकि PMS सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज दूसरे तरीके के ग्राहकों के लिए लागू होती हैं, और म्यूचुअल फंड बहुत बड़े स्केल पर, बहुत मास लोगों पर, बड़े लोगों के छोटे के लिए होती हैं, जिसमें कि छोटे निवेशक अपना निवेश करते हैं। तो क्या इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी या बाजार में असंतुलन आएगा, ये आगे देखने की बात होगी।
घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने या उनके निजीकरण की योजना अधर में फंस गई है। वित्त वर्ष 2022 के लिए पेश बजट में सरकार ने 176 सरकारी कंपनियों के निजीकरण या बंद करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। कुछ मंत्रालय अपनी कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और कुछ जगहों पर अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि आप कंपनियों का ना तो निजीकरण कीजिए, ना ही आप उनको बेचिए। आशंका जताई जा रही है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस दिशा में सरकार बड़ी सफलता अब शायद ही हासिल कर पाए। सर, अटक क्यों गई चीजें? 176 कंपनियों के निजीकरण या बंद करने का लक्ष्य रखा था सरकार ने, और भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के सुधारों के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या थी जो एकमुश्त सामने लाई जानी थी। लेकिन यह वही कहानी है जो पिछले हम 25 साल से शुभम देख रहे हैं। भारत में सरकारी उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया सरकार चाहे कोई भी हो आगे नहीं बढ़ा पाती। अगर आप पूरे परिदृश्य को देखें, सरकारी कंपनियों में यह हुआ, करीब 60 ऐसी कंपनियां थी जिनके डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट इस साल रखे गए थे। सरकार तो कई बार बड़े ऊंचे डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रख के फिर पीछे हट जाती है। पिछले साल भी विनिवेश का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। इसमें इन 60 कंपनियों में जो आंकड़े बता रहे हैं सबसे स्टील को छोड़कर बाकी किसी सेक्टर में विनिवेश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, और इसकी दो सबसे बड़ी वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह थी कि सरकार के कामकाज की प्रक्रिया इतनी धीमी, सुस्त और लंबी है कि विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सका। दूसरा, जो प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट के अंदर, जिन सरकारी विभागों के अंदर ये कंपनियां आती हैं, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत उत्साह से आगे नहीं बढ़ाया, इसे सपोर्ट नहीं किया। केमिकल एंड फर्टिलाइजर जैसी कुछ मंत्रालयों ने तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध भी किया। ये भी कहा कि इन कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ मिलाकर देखें तो एसेट मॉनेटाइजेशन यानी सरकारी संपत्तियों की बिक्री से जो पैसा जुटाने का लक्ष्य था वो भी पिछले साल अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गया, और सरकारी कंपनियों के विनिवेश का या निजीकरण का लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हो पाया। जैसा शुभम ने आपको बताया कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो अब 2024 के चुनाव तक भारत के पब्लिक सेक्टर स्पेस में किसी बड़े रिफॉर्म की संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। शेयर बाजार में लिस्ट अधिकतर कंपनियों ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए, और अभी तक आए नतीजों में यह पता चलता है कि मार्च तिमाही के दौरान कंपनियों का प्रदर्शन 11 तिमाहियों में सबसे खराब रहा। एक रिपोर्ट आई आज जिसमें 390 कंपनियों के तिमाही नतीजों का आकलन किया गया, और उन कंपनियों की आकलन से पता चला कि उनकी कमाई में ग्रोथ सिर्फ 2.3% की रही है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की जून तिमाही के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है। वित्त वर्ष 20-21 की जून तिमाही के दौरान कोरोना की पहली लहर थी, देश भर में लॉकडाउन लगा था। वित्त वर्ष 21-22 की मार्च तिमाही में कंपनियों की कमाई 47% से ज़्यादा बढ़ी थी, जबकि 22-23 की दिसंबर तिमाही में ग्रोथ सिर्फ 3.4% थी। सर, ये तो ओवरऑल बात हो गई, 390 कंपनियों के आकलन हो गया, लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो किन सेक्टर्स में क्या प्रदर्शन देखने को मिला? शुभ मौका बिजनेस स्टैंडर्ड की एनालिसिस है, और इसमें और भी इस तरीके की एनालिसिस और भी ब्रोकरेज फर्म्स ने की। अगर सबको मिलाकर हम देखें तो भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर से वैसी तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखाई देती बनती हुई मुनाफों की और कंपनियों के कामकाज की, जैसी हम सामान्य रूप से सुनते या देखते चले आए हैं पिछले 2 साल के भीतर। पहली चीज़ ये कि कुछ मोटे पॉइंट समझना जरूरी है। भारत में कंपनियों का जो मुनाफा, इसमें जो ग्रॉस इंटरेस्ट जो इनका, इसमें अगर आप उन कंपनियों को बाहर करते हैं जो BFSI सेक्टर से आती हैं, तो कंपनियों के मुनाफे में 9 तिमाहियों की सबसे न्यूनतम दर दिखाई दी बढ़ोतरी की। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये, जो 2 सबसे बड़ी वजह इनके अंदर से निकलती हैं, वो एक ये कि कंपनियों की इंटरेस्ट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले 1 साल में जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसका असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर, मुनाफे पर दिखाई दे रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो करीब ईयर ऑन ईयर पिछले साल की तुलना में चौथी तिमाही में 37% से ज़्यादा बढ़ा है। यानी जो भारत में अब जो ब्याज दरों का असर है वो सीधे कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है, और ये बढ़ोतरी 17 तिमाही की सबसे ज़्यादा है। पिछले 17 तिमाही में ब्याज के बोझ की बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई है। इसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस में गिरावट का असर कम हो गया, यानी कंपनियों को ब्याज पर इतना पैसा खर्च करना पड़ा कि जो कमोडिटी प्राइसेस में कमी आई थी उसका लाभ कंपनियों की बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई दिया, और इस गिरावट का असर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनियाँ हैं, जो BFSI इंडस्ट्री है, उनकी भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि बैंकिंग कंपनियों की परफॉर्मेंस आमतौर पर सामान्य उद्योगों से बेहतर रहती है, लेकिन बैंकिंग कंपनियों की परफॉर्मेंस में भी इन नतीजों के हिसाब से गिरावट आई है। उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो डाउन दिखता है। करीब उनके नेट प्रॉफिट 13% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो पिछले तिमाही के आधार पर 2022 की जो चौथी तिमाही थी उसके हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि तब हमने बैंकिंग कंपनियों के मुनाफों में करीब 70% से ऊपर की बढ़ोतरी देखी थी।
नतीजे पेटीएम के भी आए। दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के कारोबार में अब सुधार दिख रहा है। वित्त वर्ष 22-23 की चौथी तिमाही में कंपनी के वित्तीय नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। इस दौरान कंपनी के घाटे में बड़ी कमी आई। कंपनी का घाटा अब सिर्फ 168 करोड़ रुपए बचा है, जो दिसंबर तिमाही में 392 करोड़ रुपए था। वित्तीय प्रदर्शन से उत्साहित 197 कम्युनिकेशन के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य कंपनी को मुनाफे में लाना है। कंपनी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी कुछ प्रोडक्ट, उससे जुड़े काफ़ी कुछ प्रोडक्ट लाने के अवसर हैं। इस खबर के बाद आज पेटीएम के शेयर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। 4% से ज़्यादा उछल गया पेटीएम का शेयर। नतीजों के बाद जेपी मॉर्गन, सिटी ने रिपोर्ट्स भी दी। 950,000 रुपए तक के लक्ष्य भी दिए गए। सर, नतीजों में सुधार की सबसे बड़ी वजह क्या है? फिनटेक कंपनियों के बीच में पेटीएम के नतीजे धीमे धीमे बेहतर हो रहे हैं। मुख्य रूप से पेटीएम के घाटे में काफ़ी कमी आई है, जो घटकर अब 167 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। 78% की कमी आई। और जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे आगे चलकर हमें और गहराई से देखना होगा आंकड़े आने के साथ, कि पेटीएम का जो लोन बिजनेस है उसमें तेज बढ़ोतरी आई है। पेटीएम ने हाल में अपने ऐप से लोन के बड़े बिजनेस किए हैं, इसमें तेज बढ़ोतरी दिखाई देती है। पेटीएम के आंकड़े बताते हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ, 41 लाख लोन पेटीएम ने अप्रूव किए हैं इस अप्रैल के क्वार्टर में, जिनकी वैल्यू 4,115 करोड़ रुपए है। और ईयर ऑन ईयर आधार पर देखें तो ये बढ़ोतरी करीब 56% की है। यानी जो छोटे लोन हैं जो पेटीएम अपने वॉलेट के जरिए या अपने पेमेंट गेटवेज के पेमेंट सर्विस के जरिए देता है, उनमें तेज बढ़ोतरी हुई है। लेकिन लोन की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है, उसमें 8% की कमी दिखाई दे रही है। यानी लोन के नंबर ज़्यादा बढ़े हैं, लोन की संख्या में कमी आई है। दूसरा, कंपनी ने अपने कारोबार का पुनर्गठन किया है। कंपनी का जो एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन है यूज़र्स का, वो करीब 25% बढ़ा है अप्रैल में। इस वजह से पेटीएम के नतीजों को लेकर उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। शुभम ने आपको बताया कि 3-4 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने पेटीएम को ओवरवेट भी किया है, उसको होल्ड करने की भी सलाह दी है। कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि आने वाले समय में शायद पेटीएम कैश पॉजिटिव हो जाएगी। और पेटीएम अगर फिनटेक कंपनियों के बीच में रेवेन्यू का मॉडल डेवलप कर सामने ले आती है, लोन मॉडल का भी और अध्ययन होना ज़रूरी है कि पेटीएम का लोन मॉडल कैसे काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोन ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन हैं। उन लोन मॉडल का में और अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई पहले से अलार्म बजा रहा है। लेकिन अगर फिनटेक कंपनियों के स्पेस में पेटीएम अपने घाटे को ख़त्म करके मुनाफे की स्थिति में आती है, तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा भारत की फिनटेक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद वो रेवेन्यू मॉडल दिखने लगेगा, जिसके आधार पर बाकी फिनटेक कंपनियां भी अपना कारोबार आगे बढ़ा सकती हैं। अब बात अदानी समूह की। अदानी समूह से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि ग्लोबल इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर MSCI ने मई महीने के लिए इंडेक्स प्रीव्यू प्रक्रिया में अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ट्रांसमिशन और अदानी गैस के वेटेज को घटा दिया है। दोनों कंपनियों के वेटेज को घटाने की वजह से आज शेयर बाजार में दोनों कंपनियों के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा। अदानी टोटल गैस के वेटेज को 25% से घटाकर 14% कर दिया गया। ट्रांसमिशन के वेटेज को 25% से कम करके 10% कर दिया गया। ये जो बदलाव है 11 मई से लागू हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर ये थी कि शेयरों में जो कंपनी की फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज, उसने और बड़ी कंपनियों ने पूंजीगत खर्च के लक्ष्य को $5.8 अरब से घटाकर $3.8 अरब कर दिया गया। ये खबर वाकई, इस खबर के मायने बहुत बड़े हैं। ये मायने इसलिए बड़े क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो कंपनी की आगे की विस्तार परियोजनाएं थी वो उनके लिए लगाने वाली पूंजी थी। आप सोचिए अगर वो $2 अरब घटा दी गई तो अपनी परियोजनाओं के कितने पर कतरे होंगे अदानी समूह ने, ये समझना जरूरी है। हम शुरुआत से ये कह रहे हैं कि अदानी समूह की कोशिशें इस समय 2 ही हैं। एक, कर्ज घट जाए, और दूसरा, जो आनंद फानंद में चारों तरफ विस्तार हो रहा था उन पर अब रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा है, बैंकों से कर्ज मिलने में दिक्कत आएगी। तीसरी खबर भी दरअसल कर्ज से जुड़ी है। कर्ज से जुड़ी खबर यह कि अदानी एंटरप्राइजेस की कर्ज जो उतारने की क्षमता है उसमें सुधार हुआ है, और जापान के 3 बैंकों ने बैंकिंग देने का वादा किया। बैंकों से बैंकिंग का एक ही सीधा मतलब होता है कि भैया कर्ज दे देगा कंपनियों को। ये जापान के बैंक ऐसा कर सकते हैं, ये एक खबर आई। तो ये मिला जुला असर था। हालांकि आज 10 में से 8 कंपनियां लाल निशान में ट्रेड कर रही थी, और लाल निशान में ट्रेड तब कर रही थी जब सेंसेक्स निफ्टी, जो प्रमुख सूचकांक हैं शेयर बाजार के, वो 1.5% की तेजी दिखा रहे थे। और अधिकांश सेक्टर्स में आज तेजी थी। अगर आप केवल 1-2 सेक्टर को छोड़ दें, हल्का फुल्का फार्मा और हेल्थ केयर, तो हर जगह हरा निशान था, चौतरफा खरीदारी थी। लेकिन उसके बाद भी अदानी समूह की 10 में से 8 कंपनियां लाल निशान में कारोबार कर रही थी। अब खबरों का विश्लेषण। पहला असर ये MSCI इंडेक्स में जो ये वेटेज चेंज हुआ है, इसका असर क्या होगा?
शुभम, इस बात की संभावना थी पहले से, और हम लगातार मनी सेंट्रल में जो लोग नियमित देख रहे हैं उन्हें हम बता रहे थे कि MSCI इंडेक्स में अडानी समूह की 2 कंपनियों के वेटेज में, फ्री फ्लोट वेटेज में कमी आएगी। पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री फ्लोट वेटेज क्या होता है। इस वेटेज के जरिए इंडेक्स का प्रोवाइडर जो MSCI है ये तय करता है कि जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, जितने शेयर उपलब्ध हैं उनमें से उनके अनुपात में कितने शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। और जब वेटेज कम होता है तो इसका मतलब है कि कम ट्रेडिंग के लिए उसमें वेटेज उपलब्ध होंगी, जिसमें कि 25% के आसपास 25% से घटाकर 10% किया गया दोनों कंपनियों का, अडानी टोटल का भी और अडानी ट्रांसमिशन का भी। इसके बाद अब कंपनी के भविष्य, इन कंपनियों की बाजार में सक्रियता को लेकर और इनकी क्षमताओं को लेकर सवाल उठेंगे, और उसका असर हमने बाजार में रिएक्शन देखा। यह फैसला पिछले हफ्ते आया था और वैसा ही हुआ। आज बाजार में दोनों कंपनियां लोअर सर्किट पर आ गईं। यानी दुनिया के इंडेक्स प्रोवाइडर्स ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रखी है। पिछले 3 महीने में तमाम कोशिशों के बाद भी जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उन्हें भी अडानी समूह के शेयरों में विश्वास या साख बनती नहीं दिखाई दे रही है। यह महत्वपूर्ण फैसला था जिसका हमें असर दिखाई दिया। सर, कैपेक्स क्यों घटाया? कैपेक्स घटाना तो बड़ी घटना है, और ये चीज़ भी लगातार हम अपने दर्शकों से इस बात को, जब से अडानी समूह के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट शुरू हुआ, हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि अडानी समूह का आकार सिकुड़ेगा, छोटा होगा। हमने आपको पहले भी बताया कि अडानी समूह ने जितनी परियोजनाओं का विस्तार पिछले 7-8 साल में कर लिया था अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें कर्ज के सहारे सस्टेन करना मुश्किल है। और जैसा हम बताते रहे हैं कि अडानी समूह की अधिकांश परियोजनाएं कर्ज आधारित हैं, जिनमें भारी लेवरेज है, और अब कर्ज कम करने के लिए कंपनी को उन परियोजनाओं में कमी करनी पड़ेगी। और ये कमी इसलिए इतनी ज़्यादा बड़ी है कि $5.3 बिलियन का जो खर्च, जो निवेश कंपनी ने माना था, उसे 28% घटाकर $3.8 बिलियन कर दिया है। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कहाँ से कंपनी निकल रही। म्यांमार के पोर्ट से वापस निकल आई कंपनी ने, कुछ रोड परियोजनाओं से अपने आप को सीमित किया। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और सीमेंट परियोजनाओं की विस्तार योजनाएं कम होंगी। अभी ये पता नहीं कि एयरपोर्ट के बिजनेसेस को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा। अडानी टोटल के निवेश योजनाएं भी फंसी हुई हैं। यानी धीमे धीमे अडानी समूह की जो बड़े विस्तारित परियोजनाएं थी वो छोटी होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं। और यही वजह थी शुभम कि आज बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स का सेंटीमेंट इतना खराब था। सेंटीमेंट खराब होने की 2 वजह थी। एक सेंटीमेंट तो MSCI का फैसला था कि यानी इंडेक्स प्रोवाइडर ने सख्ती कर दी, चाबी भर दी अडानी समूह को लेकर। और दूसरी तरफ ये कि कंपनी अपने भविष्य के निवेश को लेकर, भविष्य के मुनाफे को लेकर भी थोड़ा पीछे हट रही है, क्योंकि जब निवेश नहीं होगा तो उस स्तर के मुनाफे भी नहीं आएंगे। यानी पूरा चक्र जो कर्ज के साथ शुरू हुआ था, ये निवेश सिकुड़ने के साथ की तरफ अब जा रहा है। सर, तीसरी खबर जो थी वो जापान के बैंकों से मदद मिलने की बात थी। क्या मदद लेने की बात चल रही है जापान के बैंकों से? जापान के बैंक पहली बार अडानी समूह को कर्ज देने को लेकर चर्चा में आए हैं। इसमें मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप है, सुमितोमो मित्सुई है और मिजुहो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इन बैंकों ने अभी तक अडानी समूह के साथ बैंकिंग लेन देन नहीं किया था, लेकिन इस बात के संकेत हैं, खबरें इस बात की हैं कि अडानी समूह इन 3 बैंकों से नए कर्ज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी सवाल ये है कि कोशिश है कि अडानी समूह शायद यहाँ से सस्ता कर्ज लेकर उसे अपने जो हाई कॉस्ट डेट है, जो पहले से ऊंचा और महंगा कर्ज है, उसे चुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड है, क्योंकि अडानी समूह की साख को लेकर और कर्ज को लेकर अभी सवाल बने हुए हैं। तो क्या ये बैंक नया कर्ज देने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप घटनाओं के तार जोड़ने की कोशिश करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह लगभग दुनिया के सारे बाजारों में कर्ज लेने की कोशिश कर चुका है। सॉवरेन वेल्थ फंड से भी बात की गई, हेज फंड से भी बात की गई, बैंकों से भी बात की गई। केवल जापान का बाजार बचा हुआ था जहां अडानी समूह ने कर्ज लेने की अपनी पहली बार कोशिश शुरू की है। दूसरी तरफ जहां कर्ज बकाया है उसे जल्दी चुकाने की कोशिश की जा रही है, और जैसा शिव ने बताया, इसलिए शायद कर्ज चुकाने की क्षमताओं को लेकर अब उम्मीद बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब परियोजनाओं पर खर्च सीमित होगा तो कर्ज का बोझ भी कम होता जाएगा। अब अगले समूह की बात करते हैं, वो भी इन दिनों संकट में है, वो है गो फर्स्ट। कर्ज में फंसी एयरलाइंस कंपनी को फर्स्ट ने NCLT से कहा है कि उसकी दिवालिया याचिका पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। एयरलाइंस ने कोर्ट में बताया कि उसे लीज पर प्लेन उपलब्ध कराने वाली कंपनी अपने प्लेन की वापसी की मांग कर रही है और एयरलाइन को ऑपरेशन चालू रखने हैं तो सभी हवाई जहाज़ों की ज़रूरत होगी। गो फर्स्ट को लीज पर प्लेन देने वाली 2 कंपनियों ने DGCA में याचिका दाखिल कर कंपनी से प्लेन वापस दिलाने की बात कही है। इस बीच एक नया अपडेट ये है कि DGCA ने ये ऑर्डर दिया है कि गो फर्स्ट अपने टिकट बेचने पर
तत्काल रोक लगा दे। साफ साफ ये कहा गया है कि भाई आप अब टिकट नहीं बेचेंगे। 24 मई तक का समय दिया गया था गो फर्स्ट को, डीजीसीए की तरफ से रिस्पॉन्ड करना है उसको, और फिलहाल ये डिसीजन है कि आप अपने एयर टिकट बेचने बंद कर दें। सर, एनसीएलटी के ऑर्डर में देरी से होगा क्या, अगर देरी होती है तो? गो फर्स्ट सिंक कर रही है प्रतिदिन। अगर आप देखें तो कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं दिख रहा है जो गो फर्स्ट को वापस पटरी पर ला सके। डीजीसीए की तरफ से इस ऑर्डर का सीधा संकेत यह है कि एयरलाइंस के दोबारा उड़ने की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। हालांकि गो फर्स्ट की कोशिश है कि वो एनसीएलटी से किसी तरह से एक स्टे या एक स्थगनादेश जैसा प्राप्त कर ले, जिसके बाद फिर जो एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियां, उनका दबाव कम हो जाएगा और ये सारी चीज़ें एक दूसरे तरीके के डिस्कशन में चली जाएंगी, जिसमें कर्ज देने वालों और कंपनी के बीच में बातचीत होगी और इस बीच जहाज़ दोबारा उड़ाए जा सकेंगे, प्रैट एंड व्हिटनी से इंजन लिया जा सकेगा। लेकिन सरकार भी ऐसा लगता है कि गो फर्स्ट के पूरे मामले को लेकर थोड़ी दुविधा में और समस्या में है। संकेत है कि चूंकि गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, गो फर्स्ट ने जाकर कंपनी लॉ बोर्ड के सामने अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो इसलिए अब कोई भी बड़ी मदद मिल पाने की संभावना नहीं दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश, इसलिए डीजीसीए ने सख्ती करके गो फर्स्ट के टिकटों की बिक्री बंद करा दी है। 2-3 बड़े और डेवलपमेंट इसके साथ हैं, साथ में जिससे दिखता है कि गो फर्स्ट की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। एक तो गो फर्स्ट का स्टाफ छोड़ने लगा है, उसने बाकी जगह नौकरियां मांगनी शुरू कर दी हैं। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गो फर्स्ट के स्टाफ की नए जॉब्स तलाशने शुरू कर दिए हैं। दूसरी चीज़ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ या एयरपोर्ट के चलाने वाले ऑपरेटर्स, उसमें भी खासतौर पर प्राइवेट ऑपरेटर्स जो चला रहे हैं, वो कब तक गो फर्स्ट के पार्किंग लॉट रोक कर रखेंगे। अगर डीजीसीए ने टिकटों की बुकिंग बंद करा दी है तो इसका संकेत है कि आने वाले समय में गो फर्स्ट के पार्किंग लॉट भी कैंसिल हो जाएंगे और चेक इन काउंटर्स पर भी जो चेक इन काउंटर से अलॉट किए गए थे वो भी रद्द होने की संभावना है। अब सारी निगाहें इस बात पर है कि एनसीएलटी गो फर्स्ट की अपील पर क्या सुनवाई देता है। हालांकि गो फर्स्ट की अपील पिछले हफ्ते सुन ली गई थी, लेकिन एनसीएलटी की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर पर। रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए। पिछले हफ्ते रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस से खरीदे गए सामान के बदले भारतीय कारोबारियों ने रुपए में अभी तक जो भुगतान किया है, उस भुगतान में अरबों रुपए भारतीय बैंकों में ही पड़े हैं। सही मायने में समझिए तो फंसे हैं। समस्या का हल तभी निकलेगा जब उस रकम को किसी अन्य करेंसी में बदला जाएगा। ये दूसरी अहम बात है। पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा था कि रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस के बीच जो बातचीत हो रही थी वो रद्द हो गई है। सर, पहला और सीधा सवाल, कहना क्या चाह रहे हैं विदेश मंत्री, बयान का मतलब क्या है? अब रूस के विदेश मंत्री का बयान कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पिछले 1 साल से जो लगातार भारत और रूस के बीच रूपी रूबल ट्रेड को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही थीं और इसी तैयारी के सहारे रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही थी, उनके लिए बड़ा गहरा झटका है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत की ज़मीन पर शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग के साइडलाइंस में गोवा में कहा कि जो रुपया मौजूद है, जो रुपया खरीदा गया, जिस रुपये से भारत ने आयात किया है, वो बैंकों में पड़ा है क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी रूस का कहने का मतलब यह था कि भारतीय रुपये में जो भुगतान किए गए उस रुपये का इस्तेमाल रूस कहाँ करे, क्या खरीद सकता उससे, इसका पता नहीं है और इसलिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ आकर फंस गई है। संकेत यह है कि करीब $40 बिलियन के आसपास का पैसा का भुगतान भारतीय बैंकों में पड़ा हुआ है भारत की तरफ से और इसमें अधिकांश भुगतान शुभम कच्चे तेल की कीमतों को लेकर किया गया था। ऐसा ये पैसा जो रुपए में भुगतान किया गया था कच्चे तेल को लेकर और कुछ बाकी आयातों को लेकर था। यानी यहाँ से रूस के विदेश मंत्री ने इस बात से एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब रूस रूपी रूबल ट्रेड में फिलहाल रुचि लेने में आगे बढ़ने वाला नहीं है। सर, इतना रुपया जमा कैसे हो गया? क्या जो सारा आयात किया जा रहा था वहाँ से उसका भुगतान रुपए में करके यहाँ पे रुपए जमा हो गए या कोई और वजह है? सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि भारत और रूस के बीच एक खास किस्म का व्यापार असंतुलन बना है, ट्रेड इम्बैलेंस बना है। भारत का जो एक्सपोर्ट था रशिया को, वो करीब 11% घटकर 11 से 12% घट के $2.8 बिलियन पर आ गया इस साल के पहले 11 महीनों में। 2022-23 के अगर आंकड़े को देखें तो भारत का जो निर्यात था रूस को, वो घटकर 2.8 बिलियन पर आ गया, जबकि भारत का रूस से इंपोर्ट $41 बिलियन पर पहुंच गया। यानी अगर रूस भारत से कुछ सामान खरीदने के लिए उस रुपए को देता तो भारत से कोई सामान खरीद नहीं रहा है रूस आमतौर पर,
और भारत रूस से 41 बिलियन डॉलर का, 41 अरब डॉलर का आयात कर रहा है। तो जिस रुपए का आमतौर पर एक्सचेंज तब संभव होता है जितना आयात भारत कर रहा है उतना ही भारत निर्यात कर रहा होता। रूस के विदेश मंत्री का कहना था कि जो रुपया भारत ने हमसे सामान खरीद कर हमें दिया है, उस रुपए को के बदले में हमारे पास भारत से आयात करने के लिए कुछ नहीं है। और ये जो ट्रेड इंबैलेंस है, इसने रूस के पास भारतीय करेंसी का एक बड़ा रिजर्व तैयार कर दिया। उस रिजर्व का इस्तेमाल रूस को समझ में नहीं आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है। सर, इसका कोई इस्तेमाल रूस अब कर सकता है या नहीं? ये भी बात रूस के वित्त मंत्री ने, रूस के विदेश मंत्री ने संकेतों में कही। क्योंकि भारतीय करेंसी कन्वर्टेबल नहीं है, भारतीय करेंसी से दुनिया में बाकी सारी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। इस वजह से इस करेंसी का इस्तेमाल रूस किसी दूसरी चीज़ को खरीदने में नहीं कर सकता। और यही रूपी रूबल ट्रेड की सबसे बड़ी, या रुपए के कारोबार की सबसे बड़ी मुश्किल है कि भारतीय करेंसी के पास अभी ये क्षमताएं नहीं है कि भारतीय की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है या दुनिया में स्वीकार्य नहीं है रुपया, जिसके बेस पर बाकी जगह ट्रेड किया जा सके। ये बात आज लावरोव ने संकेत में कही। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण वजह युआन का असर भी है। यह माना जा रहा है कि चीन का दबाव भी रूस के ऊपर था। पर ये जो 40 बिलियन डॉलर के आसपास का ऐसा संकेत है, ये 40 बिलियन डॉलर का रिजर्व रुपए का रूस के पास मौजूद है, उसके जरिए रूस कुछ खरीद नहीं सकता, क्योंकि भारत की करेंसी कई जगह कन्वर्टेबल नहीं है। और यहीं पर आकर ये पूरी गाड़ी फंस गई है। सर, आखिरी सवाल, फिर ये जो सारे प्रयास हो रहे थे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपए को स्थापित करने के लिए, यहाँ तक बात शुरू हो गई थी कि रिजर्व मुद्रा हो सकती है, बयान आया था बीच में बड़े बैंकर का। क्या लगता है आपको, इन कोशिशों को कितना झटका है ये? अब वो बयान के संदर्भ में आया था, समझना ज़रूरी है हमको। लेकिन लावरोव का मतलब ये था कि भारत के नियामकों को, भारत की सरकार को और भारत के बैंकरों को दुनिया का जो विदेशी मुद्रा बाजार है ना, उसकी जटिलता और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कायदे से समझना होगा। भारतीय रुपया जब तक दुनिया के बाजारों में स्वीकार्य नहीं है, बड़े पैमाने पर स्वीकार्य नहीं है, तब तक ये ट्रेड नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं। उसकी वजह ये कि भारत दुनिया में किसी देश की करेंसी तभी बड़े पैमाने पर स्वीकार्य होती है जब वो दुनिया के निर्यात बाजार में कोई बड़ी चीज़ बेचने की हिस्सेदारी रखता है। जैसे कि आप रूस या सऊदी अरब या चाइना मैन्युफैक्चरिंग निर्यात के सहारे युआन को एस्टेब्लिश करता है, रूस कच्चे तेल के निर्यात के सहारे रूबल को एस्टेब्लिश करता है, या सऊदी अरब या अरब के बाकी देश कच्चे तेल के निर्यात के सहारे अपनी करेंसी को एस्टेब्लिश करते हैं। भारत जब तक मैन्युफैक्चरिंग शक्ति नहीं होगा, भारत के पास निर्यात की इतनी बड़ी क्षमता नहीं होगी कि लोग इसका रिजर्व बनाएं और भारत से वो सामान खरीद सकें, तब तक ये द्वितरफा व्यापार रूपी और बाकी करेंसीज में नहीं होगा। और अगर आप अभी भी भारत के जो 11-12 देश हैं जहां से भारत में रूपी और उनकी घरेलू मुद्राओं में ट्रेड हो रहा है, वहां भी यही चुनौती दिखाई देती है कि भारत का वहां से तो आयात है, पर भारत के लिए उन देशों का निर्यात सीमित है। तो ये बड़ा ढांचागत उलझन है, बड़ा ढांचागत सवाल है जो रूपी रूबल ट्रेड पर दिखाई देता है। और अब जाकर ये पूरी व्यवस्था एक तरह से ठप हो गई है भारत के लिए। कि दुविधा ये है कि इसमें भारत के बैंकर्स भी फंसे हुए हैं, भारत के एक्सपोर्टर्स की भी चुनौती है कि अब रूस की तरफ से अगर रूस ने रूपी रूबल ट्रेड को पूरी तरह बंद कर दिया और रुपए में भुगतान लेना बंद कर दिया है, तो उनके भुगतानों का क्या होगा। सरकार ने रूसी विदेश मंत्री के बयान पर अभी स्पष्ट रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। रिजर्व बैंक और सरकार की टिप्पणी का इस पर इंतजार है कि आखिर भारत सरकार अब इसके बाद क्या रणनीति अपनाएगी। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने बैंकों के वित्तीय संकट को लेकर राजनेताओं और नियामकों की आलोचना की। बर्कशायर हैथवे की सालाना एजीएम में बफे ने कहा कि बैंकों में जमा पैसों की सुरक्षा को लेकर अगर निवेशकों के मन में डर बैठ जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अमेरिकी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में कोई भी अर्थव्यवस्था सही ढंग से नहीं चल सकती। सरकार और नियामकों के वित्तीय संकट की जिम्मेदारी लेने से नहीं बचना चाहिए, उन्हें ये जिम्मेदारी आगे बढ़कर लेनी चाहिए। सर, क्या चाह रहे हैं बफे? बफे की टिप्पणी काफ़ी तीखी थी और बफे की टिप्पणी ये बता रही है कि अमेरिका के बैंकों के भीतर क्या चल रहा है। हमने 3 बैंक डूबते देखे, जो 3 बड़े बैंक हैं, मतलब उन्हें मझोला बैंक भले ही कहा जाए, लेकिन अगर आप आकार के आधार पर देखें तो ये 2008 के बाद डूबे 25 बैंकों के बराबर ये 3 बड़े बैंक हैं। और अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो पिछले इतिहास बताते हैं कि जब भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग संकट आते हैं तो एक लहर के तौर पर आते हैं और उसमें कई सारे बैंक जाते हैं। उसी संकट की तरफ वॉरेन बफे इशारा कर रहे हैं। और फेडरल रिजर्व और नियामकों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप एरा के कानून को बदलना इतनी आसानी से संभव नहीं जिसमें जो बदलाव किया गया था। दूसरी तरफ बैंकों को इमरजेंसी क्रेडिट देकर भी उबारा नहीं जा सका है। 3 महीने तक फेडरल रिजर्व ने उन बैंकों को इमरजेंसी क्रेडिट के सहारे चलाने की कोशिश की, लेकिन अब
विकल्प खत्म हो रहे हैं। एक बैंक को तो जेपी मॉर्गन ने ले लिया, लेकिन बाकी जो बड़े बैंक अगर डूबते हैं तो उन्हें बाजार में खरीदने वाला कौन होगा। वॉरेन बफेट की चिंता अमेरिकी बैंकिंग के भीतर जो काफ़ी बड़ी दरारें हैं उन्हें सामने लाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चल रही फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जा सकता है। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए आवंटित राशि में करीब 2000 करोड़ रुपए बचा हुआ है और उस फंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। 2000 करोड़ रुपए के फंड से 2500 से 3000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा सकती हैं, ऐसा मानना है। पेट्रोलियम मंत्रालय की कमेटी एनर्जी ट्रांसमिशन एडवाइजरी ने सलाह दी है कि 2027 तक देश के उन सभी शहरों में 4 व्हीलर्स यानी कि 4 पहिया वाहन डीजल वाले बंद कर देने चाहिए जहां पर आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इसके अलावा कमेटी ने 4 और सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये कि नेशनल एनर्जी बास्केट में 2035 तक ग्रिड पावर की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40% कर लिया जाए। दूसरा, देश की 2 महीने की ज़रूरत लायक नेचुरल गैस की स्टोरेज क्षमता बनाई जाए। तीसरा, 15 वर्षों के भीतर देश की कुल माल ढुलाई की रेलवे की हिस्सेदारी 50% हो। और चौथा, 2024 से इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को शहरों में डिलीवरी की अनुमति देने का सुझाव है। ये 4 सुझाव और दिए गए कमेटी की तरफ से। चीन और पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड परियोजना को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर सहमत हो गए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार अब अफगानिस्तान तक किया जाएगा। इस्लामाबाद में हुई फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग के चौथे चरण में दोनों देशों ने अफगानिस्तान को मानवीय और आर्थिक मदद देने पर सहमति व्यक्त की है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? ये एनर्जी कमेटी की सिफारिशें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं मौजूदा परिस्थिति में और इनका काफ़ी व्यापक असर होगा। हालांकि सरकारें इन्हें मानेंगी कि नहीं, लेकिन जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ग्रिड के से आने वाली बिजली की क्षमता को बढ़ाने की है। और इसके लिए सरकार एक दुविधा में फंसी हुई है। अभी हम डिस्कशन इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सरकार को तात्कालिक तौर पर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में कोयले में बड़ा निवेश करना पड़ेगा, कोयला संयंत्रों में बड़ा निवेश करना पड़ेगा। लेकिन जो इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए कोयले को नकारने की ज़रूरत है। कोयले का इस्तेमाल सीमित करने की ज़रूरत है। और जब तक ग्रिड पावरफुल नहीं होगी और बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक इलेक्ट्रिक वाहनों को आगे ले जाना संभव नहीं होगा। डीजल वाहनों को लेकर ये जो लक्ष्य रखा गया है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लंबे समय में अपने बदलाव का संकेत है। यानी आप ये मान सकते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनियां अब अगले कुछ वर्षों में डीजल वाहनों को लेकर अपनी रणनीति में और बदलाव करेंगी। कुछ बड़ी कंपनियों ने डीजल वाहनों के उत्पादन को वैसे भी सीमित किया है। चलिए, ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 7 बजे नए संस्करण में। और कल आपको 2 बार और जुड़ना है, वो भी मैं याद दिला दूं। 1 से 2 स्टॉक्स के शोज़ के लिए, स्टॉक्स पे सवाल पूछने के लिए आप जुड़िए हेलो मनी 9 में। और शाम 4 बजे स्पेशल शो है बीमा पर, महिलाओं को कैसे खरीदना चाहिए बीमा। टर्म इंश्योरेंस, हाउसवाइफ्स को, वर्किंग वुमेन्स को कैसे बीमा खरीदना चाहिए, कैसा टर्म प्लान चुनना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए, उनकी अगर आय नहीं है तो टर्म इंश्योरेंस तो दरअसल आय पर खरीदा जाता है, तो अब कैसे खरीदा जाए, कौन सी कंपनियां प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को कैसे चुना जाए, ये सब कुछ आपको शाम को 4 बजे बताएंगे ऋषभ गर्ग जी। 9311121874 पर अपना सवाल भेजिए और ऋषभ गर्ग जी से अपने सवालों के जवाब लीजिए। कल बीमा का दिन है, बीमा से जुड़े अपने सवाल आप पूछ सकते हैं हेलो मनी 9 में। फिलहाल आप बने रहिए मनी 9 के साथ, दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।